हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए डेली डोज ऑफ ग्रामर इन वोकैब के आज के डोज नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि यूट्यूब पर हमारी एक इंग्लिश की प्रैक्टिस सीरीज है, डेली डोज ऑफ ग्रामर इन वोकैब के नाम से, जिसके हर एक सेशन में हम इंग्लिश के 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं, कुछ ग्रामर से और कुछ वोकैब से। ये सभी क्वेश्चन ज़्यादातर वो होते हैं जो लेटेस्ट के किसी एग्जाम में पूछे गए हों, और कई बार इन क्वेश्चंस को मैं अपनी तरफ से भी बनाता हूँ। कुल मिला के ये जो पेपर है, ये एक ब्लेंड है जिसमें कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स के हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चन सभी स्टैंडर्ड होते हैं अपने आप में, ताकि एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकें, या यूं कहिए कि जो अच्छे क्वेश्चंस कभी कभी आपसे स्किप हो जाते हैं, वो क्वेश्चंस आप करेक्टली अटेम्प्ट कर सकें। हर एक क्लास का एक पीडीएफ है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाता है। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से है। रीड करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग रिफर्स टू परचेजिंग गुड्स अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का यही मतलब है कि वहां पर वर्चुअल स्टोर्स हैं जहां से हमें आपको प्रोडक्ट्स को बाई करना होता है। यू हैव डिफरेंट वेबसाइट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, शॉप्सी है, मीशो है एंड मेनी मोर, विच हैव अ ह्यूज, क्या ह्यूज क्या होगा, अप्रेजल ऑफ प्रोडक्ट्स। और अप्रेजल को हिंदी में मूल्यांकन कहते हैं, असेसमेंट इसको कहते हैं, इवैल्यूएशन इसको कहते हैं, एनालिसिस बेसिकली इसको कहा जाता है। अप्रेजल खास तौर पे जैसे कि ANALYSIS, अप्रेजल, जैसे कोई एम्प्लॉय 6 महीने से किसी कंपनी में काम कर रहा है, तब हो सकता है इस महीने उसका अप्रेजल हो, मतलब उसकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाए, फिर तय किया जाए कि उसे कंपनी में रखना है या नहीं रखना है, या उसे प्रमोट किया जाना, कुछ भी। राइट, आपकी परफॉर्मेंस को असेस करना, उसका इवैल्यूएशन करना, उसका एनालिसिस करना ही अप्रेजल है। तो ए और बी तो नहीं होने वाले, क्योंकि आपको बेसिकली यहाँ पर वो वर्ड रखना है जो डेटा की बात कर रहा हो, कलेक्शन की बात कर रहा हो। आप ध्यान से देखिए, ह्यूज कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ही तो होगा जिसमें से आपको चूज करना है। अप्रेजल असेसमेंट का मतलब कलेक्शन नहीं होता। असाइनमेंट किसी काम को कहते हैं, इट मीन्स अ टास्क, जिम्मेदारी जिसको कहा जा सकता है, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको बोला जा सकता है। तो बचा हुआ यही ऑप्शन बचता है, डी। भले असॉर्टमेंट का मीनिंग आपको ना मालूम हो, फिर भी असॉर्टमेंट बेसिकली डेटा को ही कहा जाता है, कलेक्शन को ही कहा जाता है, राइट। हाँ, असॉर्टमेंट को ध्यान से देखिए तो इसमें सॉर्ट आता है। सॉर्ट का मतलब चीज़ों को छांटना होता है, ऑर्डर में अरेंज करना होता है। अब छांटने के लिए डेटा का होना, मटेरियल का होना ज़रूरी है ना। तो असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है ह्यूज कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें से आपको चूज करना होता है। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्पॉटिंग एरर से ये क्वेश्चन है, पढ़िए। An owl is a bird which has wide eyes. उल्लू एक चिड़िया का नाम है। उल्लू क्या है? एक चिड़िया है जिसकी चौड़ी चौड़ी आंखें होती हैं। आपने देखा होगा ना, उल्लू की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। An owl is a bird which has wide eyes, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। Asymmetrical ears, मतलब ऐसे कान होते हैं जो अजीबो गरीब लगें, ऊट पटांग लगें। सिमिट्री का मतलब होता है चीजें बहुत ही ऑर्डर में हों, बहुत ही सही तरीके से हों। एसिमेट्रिकल का मतलब है उल्लू के कान अच्छे कहाँ माने जाते हैं, तो एसिमेट्रिकल ईयर्स होते हैं। एंड इज मोस्टली फाउंड इन फॉरेस्ट, और ये चिड़िया खास तौर पे कहाँ पाई जाती है? जंगलों में पाई जाती है। ये सेंटेंस है आपके सामने। प्राइमा फेसी सेंटेंस में कोई एरर आपको लगबे नहीं करेगी। आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए, तब आप ऐसे सेंटेंसेस की एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते, वरना आप भूल जाइए, नहीं कर सकते। देखिए, मोस्टली की पोजीशन की एरर है, मोस्टली फाउंड नहीं होगा। मोस्टली फाउंड की जगह होगा फाउंड मोस्टली। मैं समझाता हूं। अगर मोस्टली फाउंड के पहले है तो मोस्टली फाउंड की तारीफ में है, और अगर मोस्टली फाउंड के बाद में है, यहां पर है मतलब, तो ये मोस्टली फॉरेस्ट की तारीफ में है। मोस्टली का मतलब है प्राय, अधिकांशता, अधिकतर। अगर आप कह रहे हो अधिकांशता पाई जाती है, तो इसका ये मतलब है कि आप फाइंड वर्ब को डिफाइन करते हो कि पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, पैदा होती है
या नहीं पैदा होती है एक तरीके से, है ना? जैसे कि अंडे से पैदा होती है, सीधे जन्म लेती है, एक ये लॉजिक हो गया। तो ये लॉजिक नहीं, पाई तो जाती ही है चिड़िया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि आप जो है उल्लू को देखते नहीं है, देखते हैं, लेकिन मोस्टली फॉरेस्ट में देखते हैं। मतलब इस बात को लेके डाउट नहीं है कि ये चिड़िया है कि नहीं है। ये चिड़िया तो है, लेकिन मोस्टली फॉरेस्ट में देखी जाती है। मोस्टली फाइंड की तारीफ में नहीं है, मोस्टली उस जगह की तारीफ में है जहां पर ये चिड़िया देखने को मिलती है। ये चिड़िया देखने को मिलती है ज्यादातर जंगलों में। ज्यादातर की जो सही पोजीशन है वो ज्यादातर देखने को मिलती है नहीं, देखने को मिलती है ज्यादातर जंगलों में। फाउंड मोस्टली इन फॉरेस्ट, राइट? तो ऑप्शन नंबर डी इसकी एरर है, ये सही इसका अरेंजमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एंटोनिम से। आपके सामने एक वर्ड है मिसगिविंग। आपको बताना है कि मिसगिविंग का क्या मीनिंग है और उसके अकॉर्डिंग उसका क्या एंटोनिम हो सकता है। सर, मिसगिविंग हम डाउट को कहते हैं, डिलेमा को कहते हैं, भ्रम को कह सकते हैं, जिसे आप एप्रीहेंशन बोल सकते हैं और सस्पिशन बोल सकते हैं, राइट? अगर आपको मिसगिविंग है तो आपको डर है, और इसे याद करने का तरीका है कि जैसे आप किसी को कोई चीज देना चाहते हैं, गिव मतलब देना। एक होता है कि आपको अगर भरोसा है तो आप फट से अपनी कोई बहुमूल्य चीज किसी को उठा के दे देंगे, लेकिन अगर आपको डाउट हो जाए तो आप अपनी चीज को सामने वाले को देने से पहले कतराओगे, भ्रम में रहोगे, सोचोगे यार दूं कि ना दूं। मिस गिविंग, मिस जो प्रीफिक्स है इसका पर्पस ही है कि ये वर्ड की मीनिंग को उल्टा कर देता है, जैसे मिस्टेक, मिसमैनेजमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो गिविंग में आप देना चाहते हैं, लेकिन मिस गिविंग में आपको डर है, आपको डाउट हो गया, आपको भ्रम है कि कहीं आपकी चीज को गुम ना कर दिया जाए, तो आप नहीं देना चाहते हैं। तो यानी कि किसी भी प्रकार का अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, डाउट है, तो उसी को मिस गिविंग कहा जाता है, राइट? अब देखिए, जैसे कि बंगाल में इलेक्शंस होने हैं, अगर आपको इस बात को लेके डाउट हो, जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देना चाहते हैं वहां पर, लेकिन आपको डाउट है कि ये पार्टी सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, तो यू हैव अ मिसगिविंग। और अगर नहीं है, यू डोंट हैव एनी मिसगिविंग्स, फाइन। तो इसका ऑपोजिट तो सर्टेनिटी ही हो जाएगा। हाँ, श्योर होना एक तरीके से जिसको कहा जा सकता है, कॉन्फिडेंस जिसको कह सकते हैं, गारंटी जिसको कह सकते हैं, राइट? मिस ऐप को ध्यान से देखिए और थोड़ा सा इसे बड़ा करिए, बड़ा करके इसको मिस हैपनिंग बोलिए। मिस हैपनिंग का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसी घटना जो आपके फेवर में ना हो। मिस ऐप जो है हम उसको कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में हम उसे एडवर्सिटी कहते हैं, शायद विषमता बोलते होंगे। एडवर्सिटी का मतलब होता है झंझट, चैलेंजेस, डिफिकल्टी जिसको कहा जा सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मिसगिविंग का सिनोनिम हो सकता है। डिपार्चर का मतलब जाना, तो मिसगिविंग क्या है? किसी प्रकार का कोई भ्रम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन जिसको कहा जा सकता है, तो ऑपोजिट हो जाएगा सर्टेनिटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से है। आपको बताना है कि आर्टिकल कौन सा लगेगा, या लगेगा भी या नहीं लगेगा। सेंटेंस को रीड करते हैं। इट वॉज वन इन अ मिलियन अपॉर्चुनिटी, मतलब वन इन अ मिलियन अपॉर्चुनिटी मतलब लाखों में एक मौका, लाखों में एक मौका। एंड आई कुड नॉट पास इट अप, ये लाखों में एक मौका था। पहली बात, आर्टिकल तो लगेगा, लेकिन आप सब जिस आर्टिकल को लगाना चाहते हैं, वन के ओ को देखते हुए, आप यही तो देख रहे हैं कि वन में जो ओ है इट्स अ वॉवेल, इसके चलते एन लगना चाहिए, पर एन नहीं लगेगा। भले ही ओ कहने को इंग्लिश के वॉवेल अल्फाबेट्स में आता है, ए ई आई ओ यू में आता है, लेकिन इस सेंटेंस में वन का जो प्रोनाउंसिएशन है अगर लिखा जाए तो वन है, और वन का पहला अल्फाबेट है वा, वा। और हिंदी में जो वो वॉवेल साउंड्स होते हैं, बेसिकली वॉवेल साउंड्स वो आ से लेके अंग तक देखे जाते हैं। देखिए फिर से सुनिएगा, इंग्लिश में वॉवेल्स तो ए ई आई ओ यू है, ये अल्फाबेट्स हैं, लेकिन वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को अल्फाबेट्स की नजर से नहीं देखा जाता है, इन्हें इनके साउंड की नजर से देखा जाता है। तो वॉवेल साउंड्स हैं आ ई उ ए ओ अंग। आप इन्हें आप हिंदी में लिखना जानते हो चाहे ना लिखना जानते हो,
लेट्स से आप साउथ इंडिया से हैं तो ई नहीं लिख सकते, लेकिन बोल सकते हैं ना, या आप फॉरेनर हैं, छोटा बड़ा नहीं लिख सकते, पर ये जो मैं धुन बोल रहा हूँ, ई उ ए ओ ये साउंड तो हर किसी के पास है ना। सो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर नॉट अल्फाबेट्स, बेसिकली दे आर साउंड्स। तो द रूल इज प्रीटी क्लियर कि अगर वॉवेल साउंड हो तब आप एन लगाइए, अदरवाइज नहीं। जब आप वा बोलते हो तो वा कहाँ वॉवेल साउंड है, आ है वॉवेल साउंड। ई उ। क्या आ से लेके अंग तक वा मिलता है? नहीं मिलता। इसीलिए हम इसे वॉवेल साउंड में कंसीडर नहीं करेंगे और आर्टिकल एन लगाने के बजाय क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए। हाँ, यही लगाएंगे। इट वॉज आ 1 इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, मतलब लाखों में मिलने वाला एक मौका, ये कहा जाएगा। फाइन, इट वॉज 1 इन अ मिलियन अपॉर्चुनिटी, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस से है। इंटरेस्टिंगली इस सेंटेंस के जो 4 ऑप्शंस हैं वो चारों ही इडियम्स हैं। जानबूझ करके मैं ऐसे सेंटेंसेस रखता हूं जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि कोई एक ईडियम रख लेता और उसके 4 ऑप्शंस दे देता, इट वुड हैव बीन मच इजियर फॉर मी। लेकिन मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रखा जिसमें ऑप्शंस में भी ईडियम्स है, ताकि आप एक क्वेश्चन में 4 चीजें सीख सकें। लेट्स रीड इट आउट। Extreme inflation in the country has led to a hike in the price of day to day commodity। मतलब देश में जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसके चलते रोजमर्रा के उपयोग की जो चीजें हैं उनके प्राइसेस में हाइक हो गया। जैसे एलपीजी का प्राइस बढ़ गया, फिर पता चला पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ गया, आटा दाल चावल का प्राइस बढ़ गया। तो डे टू डे कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ गए हैं, एंड जिसकी वजह से it has made it difficult to cost an arm and a leg, a blessing in a disguise, break a leg, keep body and soul together। मैं सबको समझाता हूं। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए। ब्रेक अ लेग का मतलब है गुड लक। ब्रेक अ लेग का मतलब है टू विश समवन गुड लक, किसी को बोलना कि जाओ तुम्हारा भला हो, जाओ तुम सब अच्छा करो। हमारे यहाँ पर एक प्रथा है कि अगर मतलब अगर किसी अच्छे की आप तारीफ कर दोगे तो उसको नजर लग जाएगी। जैसे कोई बच्चा है बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आप उसकी तारीफ कर दोगे तो उसको नजर लग जाएगी। इसीलिए बहुत सुंदर और खासतौर पे अगर रंग गोरा हो तो ऐसे बच्चों को कई बार उनकी माएँ कल्लू कह के बुलाती हैं। अब बच्चे का रंग तो जो है गोरा है, हाँ, लेकिन उसकी माँ उसको कल्लू क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है ताकि उसको नजर ना लगे। तो वैसे ही माँ चाहती है या कोच चाहता है या फैंस चाहते हैं कि जो 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 आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, वो स्टेज पे बहुत बढ़िया जाके परफॉर्मेंस दे, बहुत शानदार डांस करे। लेकिन अगर ये बोलेंगे तो हो सकता है पैर टूट जाए, लेकिन अगर कह देंगे कि जाओ तुम्हारा पैर टूट जाए, तो पक्का पैर नहीं टूटेगा और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी। तो ये उल्टा चल रहा है, इसी को हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, राइट, विरोधाभास जिसको कहा जाता है। सो ब्रेक अ लेग टू विश समवन अ गुड लक। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, कुछ भी जो बहुत महंगा है, इतना महंगा है कि उसको खरीदने के लिए आपको अपने शरीर के अंगों को बेचना पड़ जाए। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब हिंदी में एक कहावत है, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो उस समय आपकी किस्मत चमक जाए जब उम्मीद ही ना हो एक तरीके से। हाँ, मतलब दौर खराब वाला चल रहा हो और वहां बहुत अच्छा लगने लगे, इसको कहते हैं। जैसे जैसे कि लेट से कोई कुछ भी कह लीजिए, मतलब आप देखें आजकल को जो यूट्यूबर्स हैं, कई बार क्या हो रहा है कि एकदम से किसी का वीडियो वायरल हुआ जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों में टैलेंट नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि आपने उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो हो गया। जैसे जो फिजिक्स वाला कंपनी है, उसके जो सर हैं अलक पांडे सर, मैं नहीं अच्छे से जानता, लेकिन शायद उनका एक छोटा सा वीडियो एकदम से वायरल हो गया था। हाँ, कोशिश तो वो बहुत लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन एक वीडियो उनका वायरल हुआ और उसने उनकी किस्मत पलट दी। कह सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि ये सेंटेंस ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गई है कि पेट पालना मुश्किल हो रहा है, जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब ही होता है जिंदा रह पाना, जिंदा रह पाना, सरवाइव करना, जैसे तैसे
करके, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। माना जाता है कि हमारे शरीर में एक तो शरीर है और दूसरा आत्मा है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसका शरीर और उसकी आत्मा साथ साथ, मर जाने पर शरीर और आत्माएं अलग अलग। तो कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का यही मतलब है कि शरीर और आत्मा को साथ साथ रखना है, मतलब जिंदा रहना है, मरना नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन सिनोनिम से है। आपके सामने एक वर्ड है पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब होता है अफसोस। क्या होता है? अफसोस, शर्मिंदगी जिसको कह सकते हैं, टू फील सॉरी, अपॉलजी जिसको कह सकते हैं, राइट, एक्सपिएशन बोला जा सकता है और अटोनमेंट कह सकते हैं, पश्चाताप, पछतावा इसको कहा जाता है। अब सिनोनिम में देखिए ना, पछतावा कहाँ पर है? रिपेरेशन का मतलब होता है चीजों को रिपेयर कर देना। ध्यान से देखिए, रिपेयर और रिपेरेशन आसपास जाते हैं, मतलब सही करना जिसको कहा जा सकता है, यानी कि कंपेंसेशन जिसको कहा जा सकता है, रेक्टिफाई करना चीजों को, जो गड़बड़ी हो गई हो उस गड़बड़ी को दूर करना, उस गड़बड़ी को सही करना, रेक्टिफिकेशन, RECTIFICATION। कॉन्ट्रिशन इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्ट्रिशन का मतलब भी होता है अफसोस, शर्मिंदगी जिसको कहा जा सकता है। एंग्विश का मतलब है वेदना, दुख, तकलीफ जिसको कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स में एगनी आ सकता है और डिस्ट्रेस भी आ सकता है। एग्जैस्परेट करने का मतलब होता है चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देना, एग्जैजरेशन जिसको कहा जा सकता है। फाइन। तो पेनिटेंस का मतलब हो जाता है अफसोस, दुख, पछतावा। लिखा तो है, पढ़िए, हिज पेनिटेंस वाज सिंसियर। उसने अपॉलजी दी थी और वो अपॉलजी मन से थी, नॉट क्राफ्टेड टू अवॉइड पनिशमेंट। ऐसा उसका कोई इरादा नहीं था कि सजा से बच जाए। कभी कभी जब हम माफी मांग लेते हैं तो लगता नहीं कि आप चाहते कि सजा ना हो, इसलिए ये त्रिया चरित्र आप कर रहे हैं, बट टू रिकंसाइल विद हिज कॉन्शियंस। बल्कि वो उसने ये इसलिए किया था ताकि वो अपने अपनी विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना से सब कुछ सही कर सके, राइट। हाँ, जब आपकी आंखें खुल जाएं, उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, स्पॉटिंग एरर से है, पढ़िए। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई डिड शी नॉट टेल हिम द रीजन फॉर हर एब्सेंस। कोई कहीं पर नहीं गया लेकिन उसने अपने साथी को ये बात नहीं बताई। तो सेंटेंस बन रहा है कि उसे ये बात समझ में नहीं आती कि उसने अपने ना आने का रीजन उसके साथ शेयर क्यों नहीं किया, राइट। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आपने यहाँ पर वाई लगाया, वाई यहाँ पर कंजंक्शन है। क्या है सर? कंजंक्शन है। हाँ, रूल है कि जब भी कभी कोई भी WH वर्ड जैसे कि हु, whom, which, when, what, where, ये सब, who, whom, which, when, what, where, why, ये सब जब कभी भी सेंटेंस के बीच में आते हैं, बीच में तो आए, देखिए ना, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड है और उसके बाद इधर भी कुछ है, तो इन दोनों क्लॉजेस को ये वाई कनेक्ट ही तो कर रहा है, तब हम इसको कंजंक्शन मानते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड नहीं मानते। क्या मानते हैं? कंजंक्शन मानते हैं, और इसके बाद पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं या फिर वर्ब लगाते हैं। आपने यही गलती करी है, आपने डिड शी लिखा है जबकि होना चाहिए व्हाई शी डिड, राइट। क्या होना चाहिए? व्हाई शी डिड नॉट टेल हिम। ये रूल है, इसे याद कर लीजिए। जब कभी भी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसके बाद पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। जैसे एक बड़ा पॉपुलर सेंटेंस है, व्हाट इज योर नेम, है, हम ऐसे बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस से पहले आई नो लगाते हैं, एक होता है कि आपका नाम क्या है, एक होता है कि मैं बोलूं मैं जानता हूं कि आपका नाम क्या है, तो आई नो लगा दिया मैंने पहले। अब सेंटेंस में हमने व्हाट लगाया, तो अब हम ये नहीं लिख सकते सर, ये जो लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इज योर नेम, ना ना, अब हम लिखेंगे व्हाट योर नेम और इज। ये रूल है कि जब भी कभी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा तो वो कंजंक्शन होगा, कनेक्टर होगा, और उसके बाद पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगी। सो व्हाट योर नेम इज। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव से है। ओपन द विंडो।
ये ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विच मीन्स कि आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव है नेचर से। कैसा है? इम्पेरेटिव है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ज्यादातर जब पैसिव वॉइस में जाते हैं तो लेट से स्टार्ट होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। तो आप दो ऑप्शन है लेट वाले, उनको देखिए। लेट द विंडो, लेट द विंडो बी ओपनड, ये वाला सही हो जाएगा। भाई ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब पैसिव में जाएगी तो बी प्लस बी थ्री लगाएगी ना। यहाँ पर देखिए बी प्लस बी थ्री यहाँ है ही नहीं, तो हम उसको क्यों चूज करेंगे? सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। ये आज के डोज 7 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है अभी तक आप क्लास को देख रहे होंगे और आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो एक छोटा सा लाइक कर दें और एक छोटा सा और मैसेज ड्रॉप कर दें कमेंट बॉक्स में कि आपको सेशन कैसा लगा। प्लीज लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम टीचिंग, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में देखिए बीच में व्हाट आया तो आई एम लगाया, लगाया कि जो पीछे मैंने रूल पढ़ाया था वही है। सेड मैडम महिमा टू द स्टूडेंट्स, मैडम महिमा ने ये बात बोली है। वैसे तो टीचर प्लीज लगा के नहीं बोलते, लेकिन लगाया है तो अब हम रिक्वेस्ट भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलिए, बिल्कुल चलिए। हाँ, अगर कुछ बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई तो डी वाला ही जाएगा सही, क्योंकि इधर सेड है, इधर टोल्ड है, इधर आस्क है, हम क्यों इसके बारे में सोचें। मैडम महिमा रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट, ठीक है। फिर ये रिक्वेस्ट जब हट गया तो आ गया, मतलब रिक्वेस्टेड जब आ गया तो प्लीज ये हट जाएगा। इतना सेंटेंस लिखना है, टू लिसन केयरफुली, ठीक है। टू व्हाट आई एम टीचिंग, आई मतलब मैडम महिमा, तो उनके हिसाब से शी लगा दो, शी। और इज एम आर को इनडायरेक्ट में चेंज करके वॉज वर कर देते हैं, लेकिन ये तो हुआ नहीं है। ओ what she has been नहीं होगा सर, डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सब तो सही था, आपको she was teaching होना चाहिए, she is teaching भी नहीं होगा। what she was teaching देख लीजिए, what ये वाला होगा सर, ये वाला होगा, बी वाला होगा। यहाँ भी देखिए आई एम है। हाँ, आई एम टीचिंग को इनडायरेक्ट में सेड का टेंस देखते हुए, ये देखिए सेड लिखा पास्ट में है, तो वॉज टीचिंग तो करना ही होगा, तो वॉट शी वॉज टीचिंग हो गया। और ठीक है, आपने रिक्वेस्टेड नहीं किया, हम टोल्ड के साथ काम चला लेंगे। इधर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, प्लीज के बावजूद भी हम रिक्वेस्टेड नहीं लगाएंगे, आस्क या टोल्ड लगा लेंगे। लेकिन हम इधर के टेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। आप बिल्कुल भी डाउट ना करें, ये समझ लें अगर यही चारों ऑप्शंस एग्जाम में आते हैं तो आप डी को नहीं चुनेंगे किसी भी सूरत में। किसको चुनेंगे? बी को ही चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं और आज के इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स, मतलब चुनाव की प्रक्रिया को समझना कि कौन जीतेगा, किसके पक्ष में वोट पड़ेगा, कितना परसेंट वोटिंग होगा, ये सब इलेक्शन ट्रेंड्स को स्टडी करना। एक तरीके से पॉलिटिकल एनालिस्ट होना, जैसे कि एक प्रशांत किशोर साहब हैं, उनको इन चीज़ों का बहुत एक्सपर्टीज है। इस काम को सीफोलॉजी कहते हैं। ऐसे लोग जो इलेक्शन ट्रेंड को स्टडी करते हैं उन्हें सर सीफोलॉजिस्ट बोला जाता है, और इस काम को सीफोलॉजी बोलते हैं। थियोलॉजी धर्मशास्त्र को कहते हैं। हाँ, एक्चुअली जो शास्त्र कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। एक्चुअली जो THEO है इसका रिलेशन गॉड से है, हाँ, इसीलिए। फिलोलॉजी भाषा शास्त्र को कहते हैं, भाषा का अध्ययन करना, भाषा शास्त्र। अकाउस्टिक साउंड से रिलेट करेगा, ध्वनि से रिलेट करेगा, राइट। तो ये था आज का सेशन। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक छोटा सा कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि क्लास आपको कैसी लगी। और आज की क्लास का जो PDF चाहिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और आगे की सभी क्लासेस के वीडियो लिंक्स, उनके अपडेट्स के लिए भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कल डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।